वेलकम टू टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी। मैं डॉक्टर छविलाल आपको राज्य व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उस पे जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसी से संबंधित आएंगे। आज मेरा पहला वीडियो और मैं आपको राज्य व्यवस्था के जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है, भारत के संवैधानिक विकास पे ये वीडियो लेके आया हूँ और उसी के पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे और निरंतर वीडियो इस पे आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो भाग है भारत के संवैधानिक विकास का जो भाग है वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रकार की परीक्षा, चाहे UPSC हो, UPPSC हो, RO हो, ARO हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उसमें किसी न किसी तरीके से इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस भाग के जो प्रश्न हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आदमी को कंफ्यूज कर देते हैं और ये चीज़ें आपकी सफलता के लिए एक रुकावट पैदा करती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सारे तथ्यों को आपके सामने रख सकूं और आपको आसानी से उन तथ्यों को समझा सकूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास का पहला चैप्टर, पहला भाग, पहला वीडियो। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अंत में अगर आपको चीज़ें पसंद आती है, चाहे कुछ आपको सुझाव देना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके सुझाव जरूर देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास पे चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ भारत का संविधान क्या है, उसकी परिभाषा संविधान क्या होती है, उस पर 2 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि संविधान एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को और उसके नागरिकों के बीच संबंधों को बताने का काम करता है। आइए हम देखते हैं संविधान क्या है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास, उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित करता है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके तथा जनता के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। मतलब संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें शासन के अंगों के विषय में बताया जाता है और उन सरकार के शासन के अंगों के साथ जनता का क्या संबंध है उसको भी बताने का काम करता है। तो आइए हम लोग संवैधानिक विकास के पहले हिस्से को या उसके संवैधानिक विकास को देखते हैं कि संवैधानिक विकास क्या है। हम भारत के संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक भाग जिसे पहला भाग या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के नाम से जानते हैं। यह पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक चला। जो दूसरा भाग था ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन के शासन के नाम से जाना जाता है। यह हिस्सा 1858 से लेकर 1947 यानी हमारी आज़ादी तक चला। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत ब्रिटिश संसद को क्यों पड़ी, उसकी क्या आवश्यकता थी, उसकी पृष्ठभूमि पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस पृष्ठभूमि से भी कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पहला जो इसका कारण था, रेगुलेटिंग एक्ट या संवैधानिक विकास के प्रारंभ का जो कारण था, उसमें पहला कारण था प्रशासनिक अराजकता और अव्यवस्था का विस्तार। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखने के बाद उसको लगा कि हम यहाँ की राजनीतिक सत्ता पे भी अपना हक जमा सकते हैं और इसी कारण से उसने वो सारे युद्ध वगैरह जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखी जाए, इतिहास में देखा जाए, जो घटनाएं घटी, फ्रांसीसियों के साथ युद्ध, बहुत सारे जो उसने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जो भी षड्यंत्र का प्रयोग किया वो पा लिया। यानी कि कंपनी ने जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में सत्ता हासिल कर ली प्लासी और बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद, तो जो उसके कर्मचारी थे उनमें अराजकता का वातावरण फैलने लगा, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के अपने मुल्क जाने की चेष्टा करने लगे और इसके कारण कंपनी में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कंपनी की स्थिति खराब होने लगी। और इंग्लैंड में ऐसे जो कंपनी के भ्रष्टाचार कर्मचारी थे, भ्रष्ट कर्मचारी थे, उसको इंग्लैंड में एक संज्ञा देने जाने लगा जिन्हें नवाब की संज्ञा, नवाब के नाम से संबोधित इंग्लैंड में किया जाने लगा कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों को। तो पहला कारण प्रशासनिक अराजकता और अव्यवस्था का विस्तार था। दूसरा कारण कंपनी की आर्थिक अस्थिरता।
क्योंकि जब अराजकता व्यवस्था फैल जाएगी, कंपनी को लाभ होना बंद हो जाएगा, तो कंपनी की आर्थिक अस्थिरता तो वैसे भी खराब हो जाएगी। लेकिन एक और कारण था कि कंपनी युद्ध और सीमा का विस्तार लगातार कर रही थी। कंपनी युद्ध कर रही थी, सीमा का विस्तार कर रही थी, जिससे उनको सैलरी और रखरखाव के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, और इनकम उसकी कम हो गई थी जो व्यक्तिगत खाते में जाने लगी थी। तो इसलिए जो उसकी आर्थिक कठिनाई थी कंपनी की, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। 1772 ईस्वी तक आते आते ऐसा माना जाता है कि कंपनी दिवालिया होने के कगार में पहुंच गई। 1600 ईस्वी में जिस कंपनी का गठन हुआ था, जिसकी जो कुल पूंजी थी 30,133 पाउंड की थी, जिसमें 217 भागीदार थे, और जो महारानी एलिजाबेथ थी फर्स्ट, उन्होंने कंपनी को एक आदेश पत्र दिया कि जाइए पूर्व के देशों के साथ 15 वर्ष तक का फ्री व्यापार कीजिए। 1600 में बनी कंपनी 1773 तक आते आते अपनी आर्थिक स्थिति से इतनी कमज़ोर हो गई कि उसने 73 में ब्रिटिश संसद के सामने आर्थिक सहायता का प्रपोजल रख दिया। 72 में दिवाली की पोजीशन पे आ गई और 73 में उसने खुद ब्रिटिश संसद के सामने आर्थिक सहायता का प्रपोजल रखा। तो ये दो रीजन थे जिसमें प्रशासनिक अराजकता और अव्यवस्था का विस्तार लगातार हो रहा था कंपनी के शासन में, और दूसरा युद्ध और सीमा विस्तार से भी उसको जो धन व्यय करना पड़ता था उससे भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और जिसके कारण 73 में कंपनी ने खुद संसद के सामने आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रख दिया। आइए देखते हैं कि कंपनी का इस कारण से ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया। जैसे ही कंपनी के इस काम के विषय में, इस अव्यवस्था के विषय में ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश संसद को पता चला, उसने तुरंत कंपनी के कामों की जांच के लिए 2 कमेटी 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1772 को प्रवर समिति और गुप्त समिति का गठन किया। प्रवर समिति, गुप्त समिति का गठन किया। गुप्त समिति ने अपना जो प्रतिवेदन था, जो रिपोर्ट थी, वो 3 मई 1773 को संसद के सामने रखा। गुप्त समिति की रिपोर्ट जो संसद के सामने रखी गई, उसी रिपोर्ट के आधार पे ब्रिटिश लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1773 को एक विधेयक बना के संसद के सामने रख दिया। 18 मई को लॉर्ड नॉर्थ ने जो विधेयक संसद में रखा था, वही विधेयक पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद कंपनी के भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करने का काम कर रही थी। मतलब कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण का ये पहला प्रयास था। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण करने का काम किया। आइए हम देखते हैं कि कंपनी का संचालन कैसे होता था एक्ट से पहले कंपनी कैसे काम करती थी। तो कंपनी के संचालन के विषय में इंग्लैंड की जो गृह सरकार थी, इंग्लैंड की गृह सरकार के अधीन 2 संस्थाएं काम कर रही थी। एक संस्था का नाम निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, और दूसरी संस्था का नाम स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के नाम से जाना था। ये दोनों संस्थाएं इंग्लैंड की गृह सरकार के अधीन काम कर रही थी। जो निदेशक मंडल था वो कंपनी की कार्यपालिका कहलाती थी। याद रखिएगा, जो निदेशक मंडल था उसे कंपनी की कार्यपालिका कही जाती थी। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या टोटल 24 थी, और इनका 24 का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। जो निदेशक मंडल था उसका चुनाव प्रतिवर्ष होता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य उनको चुनते थे। जो निदेशक मंडल था वो प्रतिवर्ष हर साल अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। निदेशक मंडल कंपनी की मुख्य कार्यपालिका थी। उसके 24 सदस्य थे, टोटल उसके सदस्यों की संख्या 24 थी, और वो प्रतिवर्ष उसका चुनाव होता था उन 24 सदस्यों का कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा। और जो 24 सदस्य थे वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे हर साल। निदेशक मंडल का जो अध्यक्ष था उसे कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता था। जो निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना जाता था वही कंपनी का CEO होता था। अब हम देखते हैं स्वत्वधारी मंडल में क्या चीज़ें थी। स्वत्वधारी मंडल, क्योंकि स्वत्वधारी मंडल जिनके पास कंपनी का मालिकाना हक था, जैसा हमने बताया कि 1600 में 217 भागीदार थे कंपनी के, उसी तरीके से ये स्वत्वधारी मंडल जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, इनकी क्या जिम्मेदारी थी
वो देखते हैं। इसमें कहा गया था कि कंपनी के जो स्वतःधारी मंडल हैं वो निदेशक मंडल के चुनाव में उन्हीं को चुनाव में भाग लेने की कहा गया था, उनका अधिकार था, जिनकी कंपनी में शेयर पूंजी कम से कम 1 वर्ष पूर्व 500 शेयर की रही हो। मतलब ऐसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य जिनकी पूंजी शेयर पूंजी कंपनी में कम से कम 1 वर्ष पूर्व 500 पाउंड की थी, वही केवल निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेते थे। आइए हम देखते हैं एक्ट में क्या बदलाव किए गए और एक्ट के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पे एक्ट के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कंपनी के कार्यों पर भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी का जो काम था, कंपनी जो व्यापार करती, जो उसके प्रशासनिक काम थे, उसका भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करने का ये एक पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि जो कंपनी में कमियां आ गई थी, जो दोष आ गए थे, उसको दूर करना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के संचालन में क्या बदलाव है, जो हमने निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को देखा एक्ट से पहले, उनमें क्या चेंजेस लाए गए ये हम देखते हैं। पहली चीज़, निदेशक मंडल में जो बदलाव किया गया था उसमें पहला था कि इनकी पदावधि 1 वर्ष थी, उससे बढ़ा के अब 4 वर्ष कर दी गई। निदेशक मंडल में एक बदलाव किया गया, पहला उनकी पदावधि को बढ़ाई गई, 1 से 4 कर दी गई। दूसरा बदलाव किया गया, उनका 1/4 सदस्य यानी 24 का 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करने लगे, रिटायर होने लगे। और अब 1/4 रिटायर होने लगे, यानी प्रतिवर्ष केवल 6 सदस्यों का चुनाव होना सुनिश्चित किया गया। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत निदेशक मंडल में 2 बदलाव किए गए। पहली, पदावधि बदल दी गई, 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई, और दूसरा, कुल सदस्यों का 1/4 हिस्सा हर वर्ष अवकाश ग्रहण करने लगा, यानी कि अब प्रतिवर्ष 6 सदस्यों का ही चुनाव सुनिश्चित किया गया। और जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उसमें क्या बदलाव किए देखते हैं कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में ये नियम बनाया गया कि अब वही सदस्य चुनाव में भागीदार हो सकते हैं, चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं निदेशक मंडल के, जिनकी शेयर पूंजी कंपनी में कम से कम 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड की रही हो। यानी कि पहले जो 500 पाउंड शेयर पूंजी थी उसको बढ़ा के 1000 कर दी गई। ये तो रहा कंपनी के संचालन में बदलाव। इसके जो अन्य उपबंध थे इस एक्ट के, हम उसको देखते हैं कि इस एक्ट के अन्य कौन कौन से उपबंध हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो जो इसके अन्य उपबंध थे, जो मुख्य उपबंध थे, उसको हम देखते हैं कि पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस एक्ट से पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। ये भारत में किसी से गवर्न नहीं होती थी। इनका जो नियंत्रण था या इनका जो संपर्क था सीधे इंग्लैंड के निदेशक मंडल के साथ ही था। इस एक्ट के तहत एक सशक्त और समन्वय, इन प्रेसिडेंसियों में समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए और एक सशक्त केंद्रीय व्यवस्था करने के लिए इस एक्ट के तहत जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको बाकी दोनों प्रेसिडेंसियों से सर्वोच्च बना दिया गया। जो बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो पहले एक दूसरे से स्वतंत्र थी और सीधे निदेशक मंडल से गवर्न होती थी, उसमें बदलाव करते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई, और जो बाकी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दूसरी चीज़ बदली गई कि जो बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध में उसकी जो क्लाइव था, उसकी प्लासी के युद्ध में जो उसका योगदान था, क्लाइव के योगदान को देखते हुए उसे पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। उसको सम्मानित करके उसको गवर्नर बना दिए गए। ये गवर्नरशिप चलती रही। उसके बाद इस एक्ट के तहत बंगाल जब प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई, तब बंगाल का जो गवर्नर था उसके पदनाम में बदलाव किया गया और अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पदनाम को बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल या अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग्स रहा। तो इसके तहत क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को सुप्रीम बना दिया गया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। और इसके अलावा जब क्योंकि गवर्नर जनरल की जो प्रेसिडेंसी थी वो बढ़ गई, उसका कार्यक्षेत्र बढ़ गया, तो एक काम और किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बना दी गई। 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और जो 4 सदस्य जोड़े गए उसमें पहला फिलिप फ्रांसिस था, दूसरा क्लेवरिंग था, तीसरा मानसन था और चौथा वारविल था। ये 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई। इसमें जो पहले तीनों थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन, इनको इंग्लैंड से अपॉइंट किया गया था। ये इंग्लैंड से लाए गए थे। इन तीनों का इंग्लैंड से अपॉइंटमेंट किया गया। तो जो भारत था, वारविल था, उसको भारत में ही नियुक्त किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों इंग्लैंड से नियुक्त किए गए थे वहां पे, और वारविल को भारत में नियुक्त किया गया था। दूसरी चीज ये देखी जाए कि इसमें फिलिप फ्रांसिस जो था वो वारेन हेस्टिंग्स का घोर विरोधी था। सबसे ज्यादा विरोध करने वाला इस कार्यकारिणी का सदस्य फिलिप फ्रांसिस था, और बाकी जो थे मानसन और वारविल, क्लेवरिंग, ये भी उसके विरोध में खड़े हुए थे। मतलब इन चारों कार्यकारिणी में एकमात्र वारविल ही था जो वारेन हेस्टिंग्स का समर्थन करता था। यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कार्यकारिणी का डिसीजन था, सपरिषद गवर्नर जनरल का जो निर्णय था, उसका आधार बहुमत रखा गया था कि बहुमत के आधार पे डिसीजन होना है। लेकिन कार्यकारिणी ऐसी बनाई गई थी कि गवर्नर जनरल को अपने कार्यों में कुछ ना कुछ रुकावट पड़े, जिससे ब्रिटिश संसद कहीं न कहीं हस्तक्षेप करती रहे। इसलिए हमने कहा था कि ये प्रथम प्रयास था कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का। तो यहाँ से ये दिखाई देता है। इस कार्यकारिणी का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष रखा गया। जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, और साथ ही साथ जो निदेशक मंडल था उसको ये अधिकार दिया गया कि वो संस्तुति देती है तो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट इन कार्यकारिणी के सदस्यों को हटा सकती है। मतलब गवर्नर जनरल को इन सदस्यों को ना नियुक्त करने का अधिकार था और ना ही उन्हें हटाने का अधिकार था। इन सदस्यों को हटाने का अधिकार निदेशक मंडल की संस्तुति पर ब्रिटिश सम्राट को दिया गया था। अन्य उपबंधों में अगर देखें तो जो इसकी शक्तियां थी, जो सपरिषद गवर्नर जनरल बनाई गई थी या कार्यकारिणी जो बनाई गई थी 4 सदस्यीय, और गवर्नर जनरल को कौन से काम दिए गए, उनकी शक्तियां क्या थी, तो देखते हैं कि पहली शक्ति में जो शामिल था वो ये था कि बंगाल की प्रेसिडेंसी जो थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसकी नागरिक और सैनिक शक्ति सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसकी नागरिक और सैनिक शक्ति को सपरिषद गवर्नर, पहले जो गवर्नर जनरल गवर्नर में निहित थी उसको अब सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। दूसरी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकारी व्यवस्था करना, युद्ध की घोषणा करना, संधि करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें, मतलब सरकारी व्यवस्था करना, जो भी प्रशासनिक देखरेख है सारी, युद्ध की घोषणा, संधि, ये सारे अधिकार जो थे सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित कर दिया गया। यानी कि अब सारे काम परिषद और गवर्नर जनरल के सहयोग से ही होने लगे। इसमें ये थोड़ा सा कहा गया कि कुछ अपवादों में अधीनस्थ प्रेसिडेंसी चाहे तो गवर्नर जनरल की सहमति के बिना भी काम कर सकती है, लेकिन शांति और संधि की घोषणा के लिए उन्हें गवर्नर जनरल की सहायता की या सहमति की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं अन्य बदलाव में क्या था। जो इसके तहत, इस एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1773 के एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसी एक्ट के तहत 1774 में पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे, जो पहले न्यायाधीश बने थे उनका नाम सर एलिजा एम्पे था, और 3 अन्य न्यायाधीश मिलाया गया। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 रखी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया, और 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेस्टर
और हाइट थे। इस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1773 एक्ट के तहत 1774 में स्थापित किया गया, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल 4 थी। इसका नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, वो नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था। ब्रिटिश सम्राट को दिया गया था कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाएगा। यह एक अभिलेख न्यायालय था, ठीक है। इसके जो अधिकार क्षेत्र थे उसमें सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों पर निर्णय करने का इसको अधिकार दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उसे सिविल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह न्यायालय 1774 में पहली बार कलकत्ता में स्थापित किया गया। इस न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो निर्धारित थी 4, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था इसमें की गई। जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम सर एलिजा इम्पे था, और जो 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे उसमें एक चैम्बर्स, दूसरा लेमेस्टर और तीसरा हाइट थे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार था वह ब्रिटिश सम्राट के पास था। यह न्यायालय जो था एक अभिलेख न्यायालय था, और इसे जो अधिकार दिए गए थे निर्णय देने का, जो निर्णय देने के अधिकार था इस न्यायालय के पास थे जिन क्षेत्रों की, उसमें 4 क्षेत्र शामिल थे, सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक। इन 4 क्षेत्रों पे ये निर्णय दे सकता था। इसके अलावा जितने भी राज प्रदत्त अधिकार थे, राजपत्र के द्वारा प्रदत्त जितने भी अधिकार थे, जो भी गैजेटेड अधिकार थे, उन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए ये विधि और नियम भी बना सकता था। कहीं ना कहीं ये जो काम था इस न्यायालय का, जो राजपत्र प्रदत्त अधिकार थे उस पर कानून बनाने का जो काम था, उसके कारण एक समस्या पैदा हुई किसमें? परिषद और इसके बीच में, जिसके कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे चर्चा अपने अगले वीडियो पे करेंगे। इसमें जो अन्य प्रावधान थे उसको अगर हम देखें तो इसमें जो 2 अन्य प्रावधान शामिल किए गए थे वो प्रावधान थे, पहला प्रावधान था कि नागरिक और सैनिक विषयों पर, जो नागरिक और सैनिक विषय थे उस पर सपरिषद गवर्नर जनरल के पत्र और सुझाव, क्योंकि रेगुलेट तो निदेशक मंडल से ही हो रहा है, तो जो नागरिक और सैनिक विषय थे उस पर जो पत्र और सुझाव गवर्नर जनरल सपरिषद के द्वारा किसको भेजता था? निदेशक मंडल को। तो इस प्रकार के नागरिक और सैनिक विषयों से संबंधित जितने भी सुझाव और पत्र सपरिषद गवर्नर जनरल निदेशक मंडल को भेजता था, उसे राजमंत्री के पास रखने का प्रावधान किया गया। ये देखिए, एक चीज़ ये है कि किसके पास भेजने का प्रावधान किया गया? नागरिक और सैनिक विषयों से संबंधित पत्रों और सुझावों को राजमंत्री के पास। और दूसरा प्रावधान था कि राजस्व से संबंधित जितने भी पत्र होंगे उसको अर्थ विभाग के पास भेजा जाएगा। तो ये 2 प्रावधान अन्य इसमें जोड़े गए कि नागरिक और सैनिक विषयों से संबंधित जो भी सपरिषद के पत्र और सुझाव निदेशक मंडल के पास जाएंगे उसे राजमंत्री के पास भेजा जाएगा, और दूसरा राजस्व से संबंधित जितने भी बात हैं, जितने भी पत्र हैं, उसको अर्थ विभाग के पास भेजा जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें पहला बंगाल का पदनाम बदल दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी को सुप्रीम बनाया गया, और बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 4 सदस्यीय, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ा दी गई, और जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसकी शक्तियाँ कम करके उसे गवर्नर जनरल के सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इस तरीके से इन महत्वपूर्ण बदलावों के तहत पहला प्रयास ब्रिटिश संसद ने किया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हम अपना अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक नया संवैधानिक विकास का हर चार्टर आपको विधिवत समझाते जाएं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।